बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन को देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इसका थ्योरम को वेरीफाई किए थे, थ्योरम को एक्सप्लेन किए थे, रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को। तो आज हम लोग एक्सरसाइज उसी के आधार पे एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, जिसमें एक्स का एक्स बिलोंग टू 4 to 2 क्लोज इंटरवल में है 4 to 2, यानी 4 को एक्सक्लूड करना है और 2 को एक्सक्लूड करना है। एक्स का जो वैल्यू होगा वो 4 से थोड़ा प्लस होगा, 2 से थोड़ा माइनस होगा, इसके बीच का आएगा। क्लियर है? तो इसको रोल्स थ्योरम को हमको वेरीफाई करना है। अब हम लोग फंक्शन चूंकि दिया है, रोल्स थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े हैं कि हम लोग को 4 कंडीशन आता है रोल्स थ्योरम में, पढ़ चुके हैं पहले कि पहला नंबर कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा नंबर कहता है कि फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, इसी डोमेन पे, इसको डोमेन कहते हैं, तो इसी डोमेन पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। और तीसरा नंबर कहता है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। एफ ए इक्वल टू एफ बी मीन्स यहाँ ए का वैल्यू है हमारा 4 और बी का वैल्यू है 2, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी मतलब F4 इज इक्वल टू होना चाहिए F2 के। यदि ऐसा होता है तो देन देयर एग्जिस्ट एक बिंदु C ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका वैल्यू क्या होगा एफ डैश सी, जिसका डिफ्रेंसिएशन कहिए क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल होगा मतलब स्लोप उसका 0 होगा, और इसका मतलब है कि टेंजेंट उसका 0 आएगा। और ये अगर ग्राफ में हम जब उसको देखेंगे तो ग्राफ में क्या मिलेगा कि उसका ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग इसको आगे पहले की सॉल्व करते हैं। एफ एक्स हमको पता है, तो एफ एक्स यदि पता है, सॉल्यूशन एफ एक्स पता है तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स मीन्स एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हमारा क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो केवल 2 आएगा। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली हम लोग अगर इसके जगह पे एक्स का वैल्यू सी रखते हैं, क्योंकि रोल्स थ्योरम में एक सी पॉइंट की बात करता है, तो सी पॉइंट यदि एक्स के जगह पे हम सी रख देते हैं तो क्या बनेगा, एफ डैश सी मतलब सी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे 2 यहाँ सी पुट करेंगे तो 2c प्लस 2 आ गया। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं अगर इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमारा देखिए फंक्शन क्या कहता है कि फंक्शन हमारा किसमें 4 to 2 में ये क्या है, रेंज रियल नंबर वैल्यू आता है इसका। ठीक है, 4 to 2 का वैल्यू क्या, ऑल वैल्यू जो होगा रियल नंबर के अंडर आएगा। तो पहला कंडीशन रोल्स थ्योरम को हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारा जो फंक्शन दिया है ये क्लियर है कि कैसा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। हमने एक चार्ट आपको पिछले वीडियो में दिए हैं, नहीं अगर पिछला वीडियो देखे हैं तो देख लीजिएगा। पार्ट ये 15 है, पार्ट 14 में देखिएगा तो आपको उसमें हम एक चार्ट दिए हैं जिसमें कौन कौन सा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है, कौन कौन सा डिफरेंशिएबल होता है, ये उसमें हम आप लोग को दे चुके हैं, उसको प्रैक्टिस भी करने बोले थे। तो ये फंक्शन जो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन का प्रॉपर्टीज होता है कि ये कंटिन्यूअस भी होता है और ऑलवेज ऑल वैल्यू ऑफ ऑल रियल वैल्यू पे, सभी रियल वैल्यू पे क्या होता है, ये कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो हम इसको लिखेंगे पहला कंडीशन से कि पहला ये फंक्शन क्या होगा,
एफ इज कंटिन्यूअस on the interval on the closed interval 4 to 2 on the closed interval 4 to 2 यानी 4 to 2 पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। कारण यहाँ दे दीजिएगा कि सिंस फंक्शन इज पोलिनोमियल फंक्शन है, इसीलिए ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, सिंस फंक्शन इज पोलिनोमियल। नंबर दूसरा कंडीशन हमारा क्या कहता है कि फंक्शन जो होता है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल on the ओपन इंटरवल 4 to 2। डिफरेंशिएबल हमेशा होता है ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का मतलब भी आपको हम एक ब्रैकेट का वीडियो जो दिए हैं उसमें मिल जाएगा। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि 4 को एक्सक्लूड करना है, ये 4 को यहाँ पे नहीं लेना है, हमको 4 को एक्सक्लूड करना है, 4 to 2 और 2 को भी एक्सक्लूड करना है, यानी कि 4 से थोड़ा बड़ा और 2 से थोड़ा छोटा वैल्यू तक का इसमें आएगा। ठीक है, 4 एग्जैक्ट नहीं आएगा, 2 भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्लियर। और यहाँ क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि 4 भी आता है, 2 भी आता है। 4 to 2 यानी कि 4, इसमें क्या क्या आता है, 4, 3, 2 इतना आएगा। ठीक है, 4 to 2 का मीन्स ये हुआ। और 4 to 2 यहाँ पर वो क्या है कि 4 को नहीं लेना है, 4 को नहीं लेना मतलब 4.1 आएगा या 4.0000 जितना भी दे सकते हैं। थोड़ा भी अगर अधिक 4 से हुआ तो ये इसमें आएगा, और 2 से थोड़ा नीचे होना चाहिए, यानी कि 1.2 से जो आएगा नीचे 1.999999 इस तरह से सोन आ सकता है इसमें। क्लियर है। तो ये हमारा डिफरेंशिएबल हो गया 4 to 2 पे। कारण यहाँ भी वही देंगे जो यहाँ दिए हैं, फंक्शन इज पोलिनोमियल। ठीक है, तो 2 हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया है रोल्स थ्योरम के लिए। अब तीसरा कंडीशन कहता है कि F4 FA इक्वल टू FB, अर्थात F4 इज इक्वल टू F2। तो हमको F4 और F2 का वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो तीसरा नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, F4। तो पहले FA इसको समझते हैं। FA मतलब क्या, इसी को F4 कहते हैं, और F4 का मतलब है कि फंक्शन में x के जगह पे 4 रखेंगे। ठीक है, तो 4 रखेंगे तो क्या होगा, ये 4 के स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, यही है हमारा। 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 2 इंटू 4, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 8 इक्वल टू कितना, 16 में 16 घटेगा तो कितना आ गया, 0 आ गया। यानी FA का वैल्यू अर्थात F4 का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से हम FB का भी वैल्यू निकालेंगे। तो FB मीन्स क्या हो गया, F2 चाहिए हमको। ठीक है, F2, तो F2 यानी x के जगह पे हम 2 रखेंगे, तो 2 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस कितना होगा, 8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 2 2 4 4 4 8 8 माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया, ये भी 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या पाए कि FA इज इक्वल टू FB, अर्थात इसलिए हमको क्या मिल गया, FA F4 इज इक्वल टू F2। ठीक है, अर्थात FA इक्वल टू FB हमको मिल गया, दोनों का वैल्यू सेम है। तो तीसरा कंडीशन भी हमारा फुलफिल हो गया। तो जब तीसरा कंडीशन फुलफिल हो गया, तो इस प्रकार जब तीसरा कंडीशन हमारा भी फुलफिल हो रहा है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम क्या हो रहा है, एप्लीकेबल है या सेटिस्फाइड हो रहा है। इस प्रकार से 10 रोल्स थ्योरम, RT मतलब रोल्स थ्योरम समझ लीजिएगा, रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड या एप्लीकेबल लिख दीजिए, सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यू या फॉर ऑल कंडीशंस कर दीजिए। ठीक है, जब यह सभी कंडीशन के हो गया तो देन देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट को हम एक बताया थे आपको मार्क, ये मार्क को हम लोग देयर एग्जिस्ट के लिए यूज करते हैं। इस मार्क को पहले भी हम बता चुके हैं, फिर एक बार लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। इतना इसको हम लोग पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम शॉर्टकट में इसको देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट C बिलोंग्स टू क्या होगा, 4 to 2, such that f dash C is equal to 0। ठीक है, तो f dash C is equal to 0 तब ये एग्जिस्ट करेगा। तो आप f dash C का वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे। f dash C का वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट में हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे f dash C का वैल्यू क्या निकाले हैं, 2C प्लस 2 इक्वल टू 0। कहाँ से लाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 2C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2C इक्वल टू -2, इसलिए C इक्वल टू क्या होगा, -2/-2/2 अर्थात कट के क्या आएगा, -1। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि -1 हमारा रे इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 4 to 2 के बीच में -1 नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन में थोड़ा लग रहा है। हाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक किए हैं, x बिलोंग टू 4 to 2 नहीं है, -4 to 2 है, -4 to 2 है। ठीक है, तो इसको अभी केवल यहाँ पे -4 कर दे रहे हैं, बाकी तो कहीं दिक्कत नहीं है। -4 का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा जो ये आया है, यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बस ठीक है। इधर में देख लीजिए, यहाँ -4 लिखिए, ये में -4 लिख देना है। -4 का अगर हम स्क्वायर करते तो भी वैल्यू हमारा वही आएगा जो यहाँ आया है। अगर यहाँ पे 2 तो है ही 2, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे सब ठीक है, यहाँ -4 to 2 लिख दीजिए। अब देखिए कि -1 जो है हमारा संख्या रेखा पे, देखिए -4 और 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है, क्योंकि अगर संख्या रेखा पे हम लोग देखें तो ये 0 हुआ, ये 1 और ये 2 हुआ। इधर आएंगे तो -1 -2, इस तरह से -3 -4। ठीक है, तो -4 हमारा यहाँ आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि हमारा -1 इसके बीच का है, तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। C का वैल्यू जो है हमारा इस प्रकार से -1 बिलोंग्स टू किसके अंदर है, -4 to 2, तो ये हमको वैल्यू मिल गया, सेटिस्फाइड कर रहा है। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इस प्रकार से हम लिखेंगे कि हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। हम लोग इसमें कह रहा है पहला नंबर कि एग्जामिन करना है, जांच करना है
कि इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, यदि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो तो टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मैंने 3 फंक्शन यहाँ पे दिया है, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम द एग्जाम्पल। तो पहले तो अगर एप्लीकेबल हो तब फिर बता रहा है कि उसको जांच करिए कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं इन फंक्शनों में से। तो वो सिर्फ ये बताना है। दूसरा नंबर कह रहा है, इसमें ये अलग पार्ट है, ये कह रहा है कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम भी चेक करना है कि वो भी आपका एग्जाम में रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन हमारा है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आपको अगर नहीं याद हो तो हम रिपीट कर दे रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब समझ लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जैसे हम कहें कि अगर हम 3 कहते हैं तो 3 का मतलब होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 है, तो इसका मतलब होता है कि 3 इसमें इसका वैल्यू 3 होगा, लेकिन अगर हम कहें कि 3 से नीचे वाला पार्ट है, नहीं 3 से ऊपर अगर हम कहें तो 3 इसमें आएगा, 3.1 भी इसी में आएगा, 3.2 भी इसमें आएगा, 3.9 तक के वैल्यू को हम लोग यहाँ लेते हैं 3 में ही आता है। जैसे ही इसके बाद 4 आता है तो ये 4 अलग वैल्यू हो जाएगा। 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसका वैल्यू 4 होगा। तो बात क्लियर हो रहा है। अगर हम 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे, कहेंगे अगर वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो 3.1 का भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। 3.9 का भी 3 ही आएगा। लेकिन जैसे ही ये 4 में जाएगा, इंटर करेगा, तो उसका वैल्यू फिर 4 होगा। तो क्लियर है कि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो कोई फंक्शन होता है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और जैसे ही 4 में एंट्री करता है ये ब्रेक करता है, ब्रेक करके कहाँ चला जाता है, 4 में चला जाता है, और फिर वो जाके 4 से फिर 4.9 तक कंटिन्यूअस रहेगा, डिफरेंशियल भी रहेगा। तो दोनों ही पार्ट में। अभी इसका ग्राफ अगर हम समझें तो ग्राफ को आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे दे दीजिए, अगर हम ये 5, 6, 7, 8, 9 तक ही हमारा है, 5 to 9 है, तो 5 to 9 तक ले लिए। यहाँ भी वैसे ही करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है। तो अगर हम 5 का यहाँ पर देखें इसको, तो ये यहाँ से चलेगा और यहाँ तक हमारा वैल्यू कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, 6 के पहले तक, ये 6 नहीं इसमें आएगा, इसलिए यहाँ पे हम राउंड फिगर दे रहे हैं। ये 6 का वैल्यू इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूअस भी है, और ये चूँकि शार्प एज यहाँ तक नहीं बन रहा है इसलिए डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन जैसे ही 6 जाता है तो ये 6 पे आ जाएगा, इसका ग्राफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से चलेगा कहाँ तक, यहाँ तक आएगा। समझ रहे हैं बात को। अगर 6 पे हम चले तो 6 सीधे यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ 6 आ गया, और ये 6 यहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है, ये 7 इंक्लूड इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसका अगर हम ग्राफ को देखें तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यानी 6 to 7 बिलो तक क्या होता है कि हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस भी है, और ये फंक्शन यहाँ तक डिफरेंशिएबल भी है। क्योंकि यहाँ के बाद ये ब्रेक कर जा रहा है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, और डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं है कि यहाँ पे ये भी इसका एज शार्प हो जा रहा है, यहाँ पे अलग हो जा रहा है।
तो यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन जैसे ही हम 7 पॉइंट पे आते हैं तो ये यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर आकर के फिर ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये फिर रहेगा। तो इसका ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ इसी तरह का बनता है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ इसका बनता है। ये राउंड का मतलब समझ रहे हैं कि ये यहाँ पे 6 का वैल्यू नहीं है, ये इसका मतलब 7 का वैल्यू यहाँ नहीं है। 7 कहाँ आ गया? यहाँ आ गया है। 8 का नहीं है, 9 का नहीं है, इसी तरह से यहाँ 10 का नहीं है। क्लियर है बात को? तो इसका ग्राफ हम लोग इस तरह से खींचते हैं। ये एक्स एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, वाई। ठीक है, वाई एक्सिस को ही हम लोग एफ एक्स भी कहते हैं। क्लियर? अब आइए, तो हम लोग एक चीज़, आप पिछला चार्ट जो हम आपको दिए हैं उस चार्ट में कि कौन कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और कौन कौन सा डिफरेंशिएबल होता है, तो उस अगर चार्ट में एक ये ऐड कर लीजिएगा, शायद हम छूट गया था उसमें, कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये कंटिन्यूअस भी नहीं होता और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। तो उसमें एक ऐड कर लीजिएगा, और इस चीज़ को यहाँ पे हम क्लियर समझा भी दिए हैं। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है और कैसे ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी पर आधारित हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन करना है। तो देखिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है, तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन हमारा क्या हुआ? पहला नंबर सॉल्यूशन करते हैं, अगर कितना पे? 5 to 9 पे कह रहा है, तो 5 to 9 पे से रियल वैल्यू तक कह रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे कि फंक्शन पहला नंबर और दूसरा नंबर एक साथ कह सकते हैं, चाहे पहला नंबर कहिए कि फंक्शन इज, ये जो वैल्यू होता है एग्जैक्ट वैल्यू जहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ठीक है, ये 9 है। तो इस वैल्यू को हम इंटीग्रल वैल्यू भी कहते हैं। ये बात को भी आप समझ लीजिए, इसको भी देख लीजिए, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू किस किस पे है? 5, 6, 7, 8, ये सब वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रल वैल्यू। तो इंटीग्रल वैल्यू पे आप कह सकते हैं एक लाइन में कि इंटीग्रल वैल्यू पे ग्राफ क्या होता है? कंटिन्यूअस नहीं होता है और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। तो फंक्शन इज क्या लिखेंगे यहाँ पे? नॉर कंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस कर दीजिए। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस continuous on integral value on 5 to 9, that means कह सकते हैं इंटीग्रल वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज 5, 6, 7, 8, 9 ये सब पे क्या है? कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, सिंस बोल करके ये कंटिन्यूअस नहीं है, या एक लाइन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 5 to 9। कारण में दे दीजिएगा राइट साइड में कि सिंस फंक्शन इज क्या है?
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम जानते हैं कि ये नहीं होता है, ना तो ये डिफरेंशिएबल होता है और ना ही कंटिन्यूअस होता है। या चलिए ऐसे लिख दीजिए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका एक शॉर्टकट में और लिखा जा सकता है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 5 to 9। तो देखिए यहाँ पे रोल्स थ्योरम, अगर 4 कंडीशन होता है रोल्स थ्योरम में, 4 में यदि एक भी कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तो दो कंडीशन है, अभी क्लियर हो गया कि ये क्या हो रहा है, वेरीफाई नहीं कर रहा है, एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहीं पे इसको कह सकते हैं कि इसलिए फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल कह सकते हैं। फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रोल्स थ्योरम, और रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यहीं पे हम इसको कह सकते हैं। ठीक है? हाँ, तो ये क्लियर है कि हमारा वेरीफाइड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। अब हम सेकंड पार्ट पे इसका यदि देखें तो कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम, अब पर हम ये लोग इसको ज़रा देख लेते हैं, कन्वर्स के लिए देख लेते हैं। ठीक है? कन्वर्स के लिए कहता है कि हम लोग इसका रोल्स थ्योरम का जो पहला नंबर देखते हैं कंटिन्यूअस, फिर डिफरेंशिएबल, फिर एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट, लास्ट में आता है एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो हम लोग इसका उल्टा करते हैं। उल्टा में कन्वर्स का मतलब इसको उल्टा से देखिए, नीचे से अब लाइए ऊपर की ओर, अर्थात इफ देयर एग्जिस्ट, सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट, if there exists some c belong to 5 to 9, such that हम लोग क्या देखते हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि कन्वर्स यदि हम नीचे से देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है? लेकिन हमारा अभी हम देख चुके हैं कि चूँकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, तो ये हमारा क्या है, ट्रू नहीं हुआ कन्वर्स के लिए। सच दैट, अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बट वी कैन से दैट फ्रॉम फंक्शन is not differentiable, फंक्शन हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ऑन 5 to 9, इस पर क्या है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस प्रकार से हम अब कह सकते हैं कि यह जब डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो ये रोल्स थ्योरम क्या, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। देयरफॉर कन्वर्स of Rolle's theorem
इज फॉल्स या नॉट ट्रू कह दीजिए, नॉट ट्रू। तो ये हमारा एग्जामिन हो गया। तो पहला पार्ट हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर यदि 2 में हम अब लोग देखें, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। इसमें ऐसे आप थोड़ा सा और दिखा सकते हैं चाहे यहाँ पे। तो एफ ए इक्वल टू यहाँ पर तीसरा कंडीशन जो होता है, यहाँ पे चाहे तो आप तीसरा कंडीशन भी दिखा सकते हैं कि एफ ए मतलब F9 इक्वल टू F5 इक्वल टू F9। तो चूंकि देखिए फंक्शन में F5 का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का F5 का जो वैल्यू होगा वो इंटीग्रल वैल्यू आएगा, 5 ही आएगा। और F9 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 9 ही आएगा। ये भी इंटीग्रल वैल्यू है। तो चूंकि ये वैल्यू दोनों सेम नहीं है तो यहीं पर भी क्लियर हो रहा है कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो तीसरा कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो एक भी नहीं होने से हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रोल्स थ्योरम। तो मेरे ख्याल से अब सब क्लियर है, ठीक है। अब इसी को दूसरा नंबर देखते हैं यदि हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। सेम 2 नंबर में फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है और केवल इसका वैल्यू चेंज है। वैल्यू इसका -2 से +2 के बीच लेना है। वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, -2 से +2 लेना है। बाकी सब कुछ सेम है। तो जहाँ जहाँ आप 5 और 9 लिखे हैं वहाँ -2 और +2 लिख दीजिए और सेम इसी तरीके से उसको सॉल्व कर दीजिए। तो पार्ट सेकंड भी हमारा इसका दूसरा नंबर फंक्शन भी सॉल्व हो गया। बाकी कुछ नहीं करना है, सभी जगह पे -2 और +2 कर देना है जहाँ जहाँ 5 और 9 है। तो इसको आप मेरे ख्याल से कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल जहाँ जहाँ 5 होगा वहाँ लिखेंगे -2, जहाँ 9 होगा वहाँ पे लिखेंगे +2। तो ये आपका सेकंड भी क्लियर हो गया। अब 3 नंबर के लिए देखिए फंक्शन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि एफ एक्स फंक्शन जो है x² - 1 है फॉर किसके लिए, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2 के लिए। तो इसको भी जांच करना है रोल्स थ्योरम के लिए कि एप्लीकेबल है कि नहीं, और फिर कन्वर्स के लिए भी इसको चेक करना है, रोल्स थ्योरम के लिए कन्वर्स भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एफ एक्स इक्वल टू इतना है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए, फंक्शन क्लोज इंटरवल 1 to 2, फॉर ऑल रियल वैल्यू के लिए है ये, ठीक है। तो अब पहला नंबर कंडीशन हम लोग देखते हैं। पहला कंडीशन क्या कहता है कि हमको कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो ये फंक्शन देखिए किस तरह का है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसलिए क्या लिखेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल किस पे, 1 to 2 के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कारण में क्या देंगे कि सिंस फंक्शन इज क्या है, पॉलिनोमियल। क्लियर। नंबर सेकंड, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल, यहाँ लिखेंगे ओपन इंटरवल 1 to 2, ठीक है। कारण में यही रहेगा सेम, क्लियर। तो 2 कंडीशन तो हमारा इसका 3 नंबर
3 नंबर में क्या कहता है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी हमको चेक करना है। तो एफ ए का मतलब कितना है, ए का वैल्यू हमारा क्या है 1 होगा, यानी F1 इक्वल टू चेक कर लीजिए, यहाँ पे 1 बैठा दीजिए फंक्शन में, तो 1 के स्क्वायर माइनस 1 अर्थात कितना हो गया 0। अब एफ बी चाहिए, तो एफ बी मतलब कितना, F2, बी मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना 3 हो गया। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या पा रहे हैं कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। हेयर फंक्शन F1 इज नॉट इक्वल टू F2। 2 कंडीशन तो फुलफिल था, सेटिस्फाइड कर रहा था, लेकिन तीसरा कंडीशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है यहाँ तक कि हमारा रोल्स थ्योरम जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आइए इसका कन्वर्स को देखते हैं। कन्वर्स इफ देयर, कन्वर्स में क्या देखते हैं, सबसे नीचे में बोलता है कि इफ देयर एग्जिस्ट, इसको इफ देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू कितना 1 to 2, रुक ले। सम सी बिलोंग्स टू 1 to 2, इसके लिए क्या होता है, फंक्शन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। रोल्स थ्योरम में क्या होता है कि हमारा लास्ट में यही कहता है कि अगर इफ देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू 1 to, देन क्या होता है, फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबल ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी का वैल्यू हमको चाहिए। तो नाउ हम लोग क्या जानते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा इक्वल टू 2x, और इसका डिफरेंशियल 1 होता है। और एफ डैश सी अगर हम कहें तो क्या है, इसको अगर x के जगह पे c पुट करें तो क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू 2c। और यहाँ पे हम अगर इसको बैठा दें एफ सी का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, इसको 1 कह दीजिए, अगर यहाँ पे बैठा देते हैं, या एफ डैश इसी का वैल्यू यहाँ रख लीजिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इसको अगर 1 मान लेते हैं तो एफ डैश सी के बदले क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू 2c, यहाँ पे फ्रॉम 1 कर देंगे, फ्रॉम 1, इसलिए c का वैल्यू क्या आ गया 0/2 अर्थात 0। तो 0 हमारा देखिए ये बिलोंग्स कर रहा है 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में नहीं आएगा। संख्या रेखा पे यदि हम देखें तो यहाँ होगा 0, ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 के बीच में हमारा 0 नहीं है, इसलिए क्या है, ये बिलोंग्स टू नहीं होगा। इस प्रकार से सो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ
रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो क्लियर हो गया ये बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा समझने में ये कि रोल्स थ्योरम का कन्वर्स भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कैसे तोड़ना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखते हैं कि इफ फंक्शन दिया हुआ है -5 to 5 क्लोज इंटरवल, सो ऑल रियल वैल्यू के लिए इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये कह रहा है कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। एंड इफ एफ डैश एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएट यानी कि इसका डिफरेंशिएट जो बोल रहा है डज नॉट वैनिश। डज नॉट वैनिश का मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट वैनिश का मतलब इज नॉट इक्वल टू 0 एनीवेयर, देन प्रूव करना है कि f-5 इज नॉट इक्वल टू f5। ठीक है, तो हमरा सबसे पहले देख लेते हैं कि गिवन पॉइंट इसमें क्या है। सॉल्यूशन इसको करने के लिए गिवन क्या क्या है हमारा। गिवन दिया है कि फंक्शन -5 to 5 क्या है, फॉर ऑल रियल वैल्यू है के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन यदि होता है तो हम लोग इसका थ्योरम नंबर 3 चैप्टर 5 में ही मिलेगा। आप देखेंगे से एनसीईआरटी के बुक में थ्योरम नंबर 3 कहता है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। क्लियर है, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस जरूर होगा। इसका उल्टा यदि हम कहें कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी नहीं है। वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। ये थ्योरम नंबर 3 कहता है। तो चैप्टर 5 का थ्योरम नंबर 3 देख लेंगे। इसके लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 इसमें आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है क्या, नंबर पहला कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, ऑन द क्या, क्लोज इंटरवल -5 to 5 के लिए डिफरेंशिएबल दिया हुआ है। नंबर दूसरा कंडीशन हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल जब है ये तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो इसको कंटिन्यूअस भी कर दीजिए। कंटिन्यूअस ऑन द, ये डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल में, इसको ओपन इंटरवल कर दीजिए। ठीक है, और कंटिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल में, तो -5 to 5। ठीक है, अब कह रहा है कि फंक्शन बोल रहा है कि फंक्शन एफ डैश इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि का फंक्शन एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। नंबर तीसरा क्या दिया हुआ है हमारा पॉइंट, नंबर तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि फंक्शन एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश माने इज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट वैनिश का मतलब ही नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग अगर सी पॉइंट पे कहेंगे तो एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग को देखिए प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, ये गिवन पॉइंट हुआ हमारा। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि फंक्शन f-5 इज नॉट इक्वल टू
फंक्शन f5। ठीक है। अब फॉर रोल्स थ्योरम क्या कहता है, फॉर रोल्स थ्योरम के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। फॉर रोल्स थ्योरम रोल्स थ्योरम के लिए क्या क्या हमको चाहिए। वी नो दैट नंबर पहला हमको चाहिए कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के जगह पे यहाँ पे क्या है हमारा -5 और +5 है। नंबर दूसरा कंडीशन क्या चाहिए। दूसरा कंडीशन हम जानते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल पे हमको ए बी भी होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हमको पता है। और भी हम रोल्स थ्योरम के लिए तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि एफ ए इज इक्वल टू होना चाहिए एफ बी के। ठीक है। नंबर तीसरा कंडीशन ये कहता है अगर ये और ये तीनों अगर ये फुलफिल हो जाता है तो देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ए बी एफ डैश सी, माने एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जबकि हमारा गिवन पॉइंट कह रहा है कि एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0, बट वी कैन से our given point is function f dash c is not equal to 0। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि गिवन पॉइंट कह रहा है कि ये इक्वल 0 के नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं है तो है, इसलिए क्या होगा एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी होगा। अर्थात एफ या सो क्या कहेंगे कि एफ -5 इज नॉट इक्वल टू f5। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है। तो बच्चों हमको लगता है आज के लिए सफिशिएंट हो गया है। अभी तक हम समझाया जितना क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और वीडियो को यदि पहली बार देख रहे हैं तो शेयर ये सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर लाइक आपको यदि अच्छा लगता है तो करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कल इसको सॉल्व करें।